नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू की थी, यानी कि टारगेट 15 क्वेश्चन जो आपके स्कूल मैनेजमेंट से आने वाले हैं उनको पूरा का पूरा सही करने का हमारा लक्ष्य है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली EMIS। यहाँ पर देखिएगा सिलेबस के अंदर एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, ये हम देख चुके थे। आज अपने एक यहाँ पर इस टॉपिक को देख रहे हैं। पहले ये जो हमारा टॉपिक है एजुकेशनल मैनेजमेंट इन राजस्थान, ये हमारा हो चुका था। ये वाला देख रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी EMIS का हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। पहले हम इसको देख लेते हैं। EMIS एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर जो बनते हैं वो इसकी फुल फॉर्म से ही बनते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए कि EMIS की फुल फॉर्म क्या है। एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी में इसे कहते हैं शैक्षिक प्रबंधन और सूचना प्रणाली। यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। आइएगा बात करें शैक्षिक प्रबंधन और सूचना प्रणाली के विषय में। तो यहाँ तो वैसे तो देखिएगा बिल्कुल स्पष्ट ही हो जाता है, इस नाम में सब कुछ है कि शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित जो सूचना प्रणाली है, यानी शैक्षिक प्रबंधन के अंदर किस प्रकार से हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएं, तो यही क्या कहता है, इसी की प्रणाली को हम EMIS के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये क्या काम आती है, ये है क्या चीज़, EMIS क्या है, तो ये विद्यालयों से, जो भी विद्यालय हैं हमारे, उनसे शैक्षिक सूचनाएं प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि EMIS क्या है, तो EMIS विद्यालयों से शैक्षिक सूचनाएं प्राप्त करने की एक प्रक्रिया का नाम है जिसे अपने EMIS के नाम से जानते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में सूचनाओं को एकत्रित करती है और उनके आधार पर रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों, वैसे तो हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं आपको समझाना चाहूँ तो सिर्फ हम यही कह रहे हैं, स्कूलों से इन्फॉर्मेशन लेने की प्रक्रिया और उससे एक रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया होती है, और फिर उस रिपोर्ट का विश्लेषण होता है, व्याख्या होती है, उस व्याख्या के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। स्कूलों को जो भी ग्रांट मिलता है उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी का ही होता है। और इस इन्फॉर्मेशन के अंदर दो पद्धतियाँ हमारे पास में थी, जिसमें से एक तो थी डाइस, अभी तो डाइस ही है दोस्तों। एक डाइस प्रपत्र होता है, पहले हाथ से भरना होता था, आजकल जो है ऑनलाइन हो गया है और इसका नाम भी UDICE+ हो गया है। अभी आपको UDICE+ नाम से वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है लॉगिन करके आप अपने स्कूल की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी भर सकते हैं। और UDICE+ जो है चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सबको भरना पड़ता है दोस्तों। तो UDICE के माध्यम से सूचनाओं को मंगवाना, उनका विश्लेषण करना, ये सारी प्रक्रिया जो है वो EMIS के अंतर्गत आती है। यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, स्कूलों से इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना, ये होता है। और ये किसके माध्यम से करती है ये काम, तो UDICE+ के माध्यम से काम करती है दोस्तों। शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली न्यूपा का 8 नंबर का ये विभाग है जो न्यूपा विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित है। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है, तो इसको किसने शुरू किया, तो ये न्यूपा का ही 8 नंबर का, न्यूपा में जो 10 विभाग है उसी में से 8वें नंबर का विभाग जो है वो EMIS आता है दोस्तों। EMIS जो है वो न्यूपा का ही एक विभाग है, न्यूपा विश्वविद्यालय के द्वारा ये संचालित किया गया है। आगे हम देखेंगे न्यूपा क्या है, उसको भी अध्ययन करेंगे। EMIS की जो स्थापना है वो 1995 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि EMIS की स्थापना कब हुई है, तो 1995 से हम इसकी स्थापना मान करके चलते हैं। EMIS क्या है, स्कूलों से डाटा कलेक्ट करना, बस इतना याद रखेंगे तो काम अपना चल जाएगा। EMIS की जो सहयोगी इकाई है वो MHRD है, हालांकि अभी नाम परिवर्तन हो गया है। जैसे ही हमने नई शिक्षा नीति 2020 वाली लगाई थी तो उसी समय जो MHRD, पहले इसका MHRD मिनिस्टर जो हुआ करता था उसका नाम अब शिक्षा मंत्री कर दिया गया है और ये शिक्षा विभाग हो गया है दोस्तों।
तो अभी शिक्षा मंत्री, लेकिन आपकी किताबों में MHRD मिल जाता है, इसलिए मैंने उसको साथ ही मेंशन करने की कोशिश की है ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप निकाल सकें। तो EMIS जो है वो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो MHRD यानी शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री तक ये पहुंचती है दोस्तों। तो EMIS क्या करता है, स्कूलों से सूचनाएं प्राप्त करके शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचाने का इसका कार्य होता है, केंद्र से संबंधित है ये दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो EMIS जो है न्यूपा नामक संस्था के अधीन काम करती है। EMIS जो है वो किसके अधीन काम करती है, यानी इसका मालिक कौन है, ये किसकी बात मानती हैं, तो ये न्यूपा नामक संस्था की बात मानती हैं, उन्हीं के द्वारा इसका विकास किया गया है। आइए न्यूपा को समझने से पहले हम EMIS के कार्य और तत्व समझ लेते हैं। और ये कार्य यकीन मानिएगा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है दोस्तों। अब इसमें जो काम होते हैं वही कार्य हैं कि विद्यालयों की शैक्षिक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं ताकि विद्यालयों के स्तर कौन से लेवल पे हैं, वहाँ कौन सी योजनाएं हैं उनका पता चल सके और इन्हीं सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए नई शैक्षिक योजनाएं लागू की जा सकें। तो EMIS का कार्य क्या है, शैक्षिक सूचनाएं प्राप्त करना, विद्यालयों से शैक्षिक सूचनाओं को प्राप्त करना ताकि विद्यालय स्तर और वहाँ की योजनाओं का पता चल सके। इन्हीं सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक योजनाएं लागू की जाती है दोस्तों। और ये शिक्षा तंत्र में सुधार की क्या है, एक योजना है, इससे शिक्षा तंत्र में सुधार किया जाता है दोस्तों। ये साक्षर कार्यक्रम और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों की उपादेयता को जानते हुए शैक्षिक विस्तार करता है। ये शैक्षिक साक्षरता के जो कार्यक्रम हैं, अन्य शैक्षिक कार्यक्रम हैं, उनकी उपादेयता क्या है उनको जानते हुए शैक्षिक विस्तार करता है दोस्तों। कुछ भी इसमें ज़्यादा टिपिकल है ही नहीं। बात तो सच में इतनी है कि EMIS क्या काम करता है, स्कूलों से इन्फॉर्मेशन लेता है, सरकार तक पहुँचाना है उसका काम। भारत में चल रही शैक्षिक योजनाओं को स्कूलों तक पहुँचाना इसका प्रमुख कार्य है। यानी भारत में जो भी एजुकेशनल स्कीम चलती हैं उनको स्कूलों तक पहुंचाना इसका काम है। इसके लिए उनका विश्लेषण डाटा के आधार पर किया जाता है। देश के शैक्षिक सूचना तंत्र में सुधार करना। इसके अलावा देखिएगा शिक्षा की वास्तविक और व्यावहारिक परिस्थितियों का अनुमान लगाना। व्यावहारिक जो परिस्थितियां हैं, अभी वास्तविक कंडीशन क्या है उसका पता लगाना। जिला और राज्य स्तर पर शैक्षिक रिपोर्ट तैयार करना। UDIS प्रपत्र अभी हमने बात की थी, उसको भरने में सहयोग करना। ये सारे कार्य इसी के माने गए हैं। RTE यानी राइट टू एजुकेशन के जो प्रावधान हैं उनको लागू करने में सहयोग करना, ये भी इसका कार्य माना गया है। EMIS की कार्य प्रणाली क्या है, तो EMIS जो है 3 चरणों में कार्य करती है। तो पहला जो इसका कार्य है, पहले चरण में सूचनाओं का संग्रहण करता है। ये क्या करता है, सूचना संग्रहण करने के लिए प्रपत्र को तैयार करती है, प्रपत्र का वितरण करती है और फिर उसका संग्रहण किया जाता है दोस्तों क्या किया, डाटा कलेक्शन के लिए पहले तो प्रपत्र को तैयार किया, फिर प्रपत्र का वितरण यानी स्कूलों तक पहुंचाया और फिर उनको संग्रहित करना, यानी प्रपत्र बनाना, पहुंचाना और फिर उनका संग्रहण करना। ये पहले चरण में हो गया। दूसरे चरण के अंदर सूचनाओं का संगठन करना। विद्यालय से जो सूचनाएं मिलती हैं उनको एकत्रित करके उनको संगठित करना दोस्तों, उनकी प्रोसेसिंग करके मूल्यांकन करना और आंकड़ों का शोधन करना, ये दूसरे भाग के अंतर्गत आता है। तीसरा जो है इसका सूचनाओं का मूल्यांकन, यानी जो डाटा हमें मिलते हैं उनकी गणना करके उनका विश्लेषण किया जाता है दोस्तों। की मूल्यांकन मतलब उसकी जो कीमत है वो क्या है। जैसे हमने कहा कि आपने आलू का रेट पूछा, आलू के रेट किसी ने 40 रुपये बताया। अब 40 रुपये ये तो एक डाटा है, ये कम है, ज़्यादा है, बड़ा है, घटा है, ये उसका विश्लेषण है। पहले 10 रुपये था, अब 40 हो गया, तो ये इसका डाटा का विश्लेषण कहलाता है। इसी प्रकार से सूचना जो हमें मिली उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसका जो चौथा चरण है दोस्तों, 4 चरणों में है, ये 4 चरणों में काम करिए। चौथा क्या है, फिर जो सूचनाएं होंगी उनका प्रकाशन किया जाता है दोस्तों। तो इनका सूचनाओं का प्रकाशन भी किया जाता है। हालांकि अब काम थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब तो जो वेबसाइट है उसी पे सारा डाटा भरवा लिया जाता है, वहीं से सारा कुछ प्रकाशित हो जाता है। पहले एक डाइस प्रपत्र होता था, वो भरने के लिए स्कूलों में आता था, उसको भर करके बेचना होता था। उसी हिसाब से फिर BRCF ऑफिस के अंदर, ऑफिसों के अंदर जो उसको CD बनाई जाती थी, वो इन्फॉर्मेशन आगे जाती थी दोस्तों। अब तो डायरेक्ट वेबसाइट पे स्टोर हो जाता है। अब हम बात करें EMIS के तत्व कौन कौन से हैं। तो EMIS के 3 तत्व हैं। आइए देखें 3 तत्व कौन कौन से हैं।
पहला तो है EMIS। इसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर उसका विश्लेषण करके नई योजना का निर्माण किया जाता है। EMIS इसके अंदर होता है। दूसरा है PMIS। ये MIS ही है, बस इसके अंदर P और जोड़ दिया गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जोड़ दिया गया है। इसमें जो भी योजनाएं चल रही हैं, प्रगति से संबंधित भौतिक और वित्तीय सूचनाओं को एकत्रित करके परियोजना की प्रगति का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। तीसरा होता है MIS सेल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेल बनी हुई है। ये SSA के अंतर्गत कार्य करती है। सभी जिलों में एक एक MIS सेल होती है। ये प्रतिमाह और त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है डाटा से, और SSA के अंतर्गत संचालित सभी जिलों में MIS सेल क्या कार्य कर रही है, 3 स्तर पर, जिला स्तर पर, मंत्रालय स्तर पर और राज्य स्तर पर कार्य कर रही है। प्रत्येक स्तर पर 4 उपयोगकर्ता होते हैं, जैसे जिला पर, मंत्रालय पर हो, कोई भी 4 स्तर के उपयोगकर्ता होते हैं। इसमें एक डाटा एंट्री वाला होता है, डाटा अप्रूवर होता है, रिपोर्ट पर्यवेक्षक होता है और एक प्रबंधक हुआ करता है। ये 4 इसको काम में लेने वाले होते हैं दोस्तों। फिर हम थोड़ी सी बात न्यूपा के विषय में भी कर लेते हैं। न्यूपा क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन फुल फॉर्म से ही बनता है। न्यूपा की स्थापना 1962 में यूनिसेफ की सहायता से की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना एशियाई और प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में शिक्षाविद व योजना शास्त्रियों को लेकर के की गई है। न्यूपा का मुख्य कार्य शैक्षिक योजनाओं का निर्माण और संचालन करना है। ध्यान दीजिएगा, न्यूपा का जो मुख्य कार्य है शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना और उनका संचालन करना है। 1965 में इसका जो नाम है एशियाई शैक्षिक प्रशासन और योजना विभाग रख दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1962 में इसकी स्थापना हुई यूनिसेफ की सहायता से। 1965 में इसका नाम कर दिया गया एशियाई शैक्षिक प्रशासन और योजना विभाग। 1969 के अंदर भारत सरकार द्वारा इसे अधिग्रहित कर लिया गया और उसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय शैक्षिक योजना व प्रशासन विभाग। ये इसका नाम कर दिया गया दोस्तों। 1979 के अंदर फिर से इसका नाम बदल करके NIEPA हो गया। NIEPA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ये आई का जो मतलब था ये यहाँ पर चेंज हो गया, यूनिवर्सिटी से ये इंस्टीट्यूट हो गया। और 2006 में इसका नाम बदल करके पुनः से न्यूपा कर दिया गया है और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो दिल्ली में है दोस्तों। EMIS जो है उसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर सूचना देने के लिए 2 माध्यम होते हैं, कक्षा 1 से 8 तक और 9 से 12 तक। देखिए EMIS में डाटा जो कलेक्ट होता है 2 प्रपत्र हैं, एक तो डाइस है और एक है सेमिस। ये 2 प्रपत्र हैं दोस्तों, डाइस से 1 से 8 तक का और सेमिस से 9 से 12 तक का। जब डाइस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तब हमें इसे पूरा डिटेल में भी और भी पढ़ना है हमें। EMIS ने जिला शिक्षा सूचना तंत्र डाइस का विकास किया है। EMIS के द्वारा डाइस का विकास किया गया है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसका निर्माण जो है वो किया गया है दोस्तों। डाइस का हम इसको डाइस में अच्छे से पढ़ने वाले हैं ये, और ये भारत के जो सभी ज़िले हैं उसमें कार्यरत है दोस्तों। डाइस जो है, डाइस के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त प्रारंभिक जो विद्यालय हैं उसमें 1 से 8 तक के डाइस से डाटा आते हैं और उसके 9 से 12 तक के हैं जो सेमिस से आते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 2018 में SSA और समसा जो था उनका विलय हो गया। अब रमसा जो था उनका विलय कर दिया गया है। अब ये कार्य समसा के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और यहाँ 1 से 12 तक के सारे स्कूलों को शामिल कर लिया गया है। इन्हीं सूचनाओं से भारत की शैक्षिक स्थिति का पता चलाया जाता है दोस्तों। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है तो वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। 2012-13 से SSA व समसा को मिला दिया गया है दोस्तों। अब यूडाइस के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। अब ये वाले 2 चीज़ें नहीं रही हैं, सेमिस और डाइस वाली, अब तो यूडाइस के नाम से है, यूनिफाइड हो गया इसका मतलब। तो यूडाइस का प्रयोग किया जाता है। ये यूडाइस क्या है हम उसमें समझ लेंगे, अभी तो हम इतना समझ लें। यूडाइस एक प्रपत्र होता है जिसमें स्कूलों को सूचना भर के डालनी होती है, उसी से सारा डाटा तैयार होता है दोस्तों। तो यूडाइस के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा विभाग से सूचना प्राप्त EMIS से सूचना प्राप्त करता है दोस्तों।
तथा शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से यूनिसेफ तक सूचनाएं पहुंच जाती हैं। तो शिक्षा विभाग जो है वो EMIS जो न्यूपा का 8वां भाग है। किसका? न्यूपा का 8वां भाग है, उससे सूचना प्राप्त करता है, जिसे अपने EMIS भी कहते हैं। EMIS इसी में हो गया। तो यूडाइस के माध्यम से EMIS क्या है? न्यूपा का 8वां भाग जो है सूचना प्राप्त करता है और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से फिर ये सूचना यूनिसेफ तक पहुंच जाती है। दोस्तों यूनिसेफ की मदद से ही इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉपिक, इसमें इतना ही रह जाता है। अब हम इसको जब आगे अगला टॉपिक होगा डाइस वाला, तो इसके साथ में जब हम इसको और जोड़ देंगे EMIS को, तो ये पूरा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही ये टॉपिक था, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो रही हुई चीज़ें भी हमारी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।